हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 4 मई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज एंड इट्स रीजनल डिक्लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इसमें इस पैराडॉक्स को समझेंगे और इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे। प्लस जो रीजनल डिक्लाइन हो रहा है, रीजनल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है इंडिया का, उसको हम कैसे वापस बढ़ा सकते हैं, ये एस्पेक्ट पर भी चर्चा की जाएगी। मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ इंडिया ग्लोबल राइज एंड इट्स रीजनल डिक्लाइन। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। व्हाट इज ईटीए एक्वारिड मीटियोर शावर सेट टू लाइट अप द नाइट स्काई दिस वीकेंड। मीटियोर शावर के बारे में चर्चा करेंगे। कॉमेट, मीटियोराइट और मीटियोर, इन सारी बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे और टूटते हुए तारे की चर्चा की जाएगी। एक्चुअल में ये टूटता हुआ तारा है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी प्रीलिम्स में आपको इस साल ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इम्पॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। और आप डायरेक्टली भी सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए और डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज एंड इट्स रीजनल डिक्लाइन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल मेंस के लिए, ऐसे के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल है। आपको मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज एंड इट्स रीजनल डिक्लाइन। तो यहाँ पैराडॉक्स का मतलब क्या है? पैराडॉक्स का मतलब ये है कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो साथ में हो, ये लॉजिकल नहीं लगता है, लॉजिकली इम्पॉसिबल लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया का ग्लोबल स्ट्रेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबली इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में रीजनल और लोकल लेवल पर, वो कम होते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सीमिंगली इम्पॉसिबल चीज़ दिख रही है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि अगर इंडिया ग्रो कर रहा है ग्लोबली तो रीजनली भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये पैराडॉक्स है। चीज़ें क्लियर है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन समझना है, तो यहाँ पर हम इसी पैराडॉक्स की बात करेंगे। इंडिया का ग्लोबल राइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीज़न क्या हैं। रीजनल डिक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। और इस रीजनल डिक्लाइन जो चैलेंज है, इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो इंडिया जो है ग्लोबली राइज कर रहा है, इंडिया का स्ट्रेचर ग्लोबल लेवल पर बढ़ता जा रहा है और वहीं रीजनल लेवल पर ये पावर डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। ग्लोबल राइज होने के रीज़न क्या है? इंडिया की जो एब्सोल्यूट पावर है वो बढ़ती जा रही है। एब्सोल्यूट पावर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? पिछले 2 दशकों में इंडिया की जो इकॉनमी ग्रोथ रही है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। 7 से 8% के अराउंड जो है इंडिया की GDP रही है और बढ़ रही है इसी रेट से। इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है पूरी दुनिया में आज के समय में। तो इकॉनमी की बात करें तो इकोनॉमिकली इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए उसकी एब्सोल्यूट पावर बढ़ रही है, इसलिए उसका रेलेवेंस बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पर। दूसरा, इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होते जा रही है। जब इकोनॉमिकली अगर पावर स्ट्रांग होगी तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी जो है इम्प्रूव होती है। तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी बढ़ती जा रही है। और जो इंडिया की यंग डेमोग्राफी है, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण इंडिया का जो पावर है एब्सोल्यूट लेवल पर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट रीज़न क्या है?
पीयर अकोमोडेशन। पीयर अकोमोडेशन का मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ये इंडिया को अकोमोडेट करना चाहते हैं। जैसे कि G7 में इंडिया को इनवाइट किया गया था, G20 में इंडिया का रोल, रीसेंट G20 इंडिया में जो हुआ था उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है और इंडिया ने शो किया है पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया अब किस लेवल की पावर बन चुका है। इसके अलावा आपका क्वाड हो जाएगा, क्वाड ग्रुपिंग हो जाएगी, वेस्ट एशियन क्वाड हो जाएगा, है ना, जो I2U2 है, ब्रिक्स है, SCO है। तो बड़े बड़े जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें इंडिया जो है एज अ जो है कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ अब इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं। अब इंडिया जो है कुछ कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। नेक्स्ट रीज़न है क्योटिक इंटरनेशनल सिचुएशन। इंटरनेशनल जो सिचुएशन है आज के समय में उसमें बहुत ज़्यादा क्योस देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट और बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं जिसके कारण जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। एग्जाम्पल की तरह देखें तो सबसे पहले यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर के कारण यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, उनकी कंट्री उसमें बिजी हैं और बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हमें यूरोप और एशिया रीजन में देखने को मिल रही है। दूसरा आपका वेस्ट एशिया रीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट पे कन्फ्लिक्ट चालू हो रखे हैं। इज़राइल पैलेस्टीन इशू ऑलरेडी चल रहा था, अब इज़राइल और ईरान इशू चल रहा है। इसके बाद आप बात करें तो रेड सी में जो हाउदीज़ ने अटैक किया तो वो भी बता रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो पायरेसी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल आप देखें कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्योस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। इसके साथ साथ चाइना का राइज हो रहा है एज अ सुपर पावर और चाइना का राइज पीसफुल राइज नहीं है, चाइना का राइज असर्टिव राइज है। इसका मतलब क्या है, चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ रही है और असर्टिवनेस के कारण उनके जो कन्फ्लिक्ट हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ वो वापस जो है बढ़ चुके हैं। जैसे इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है लद्दाख रीजन में, गलवान वैली हुआ। इंडिया के अकेला नहीं है, पूरा साउथ चाइना सी में बहुत सारी आसियान कंट्रीज़ के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। इनफैक्ट जापान और रशिया के साथ भी जो पुराने डिस्प्यूट्स थे वो दोबारा से शुरू हो गए हैं। तो चाइना जो है राइज तो कर रहा है लेकिन पीसफुल राइज नहीं कर रहा है और इसलिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स इनके राइज को काउंटर करना चाहती है। और काउंटर करने के लिए अगर उतनी ही बड़ी कोई इकॉनमी पावर हो, अगर उतनी ही जो है बड़ी उसकी जोग्राफ़ी हो और उसकी लोकेशन बहुत अच्छी हो तो उसको सपोर्ट करेगा कौन, यूनाइटेड स्टेट। आइडियोलॉजी भी मैच कर जाए तो और भी अच्छी बात है। मार्केट इकॉनमी हो, डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करती हो, ऐसी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स तैयार है अगेंस्ट चाइना। और ऐसी कंट्री कौन सी है, इंडिया। तो इंडिया इस वक्त स्वीट स्पॉट पर है जहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशन इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं। अब जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है वो अटलांटिक से इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक पहुंच चुकी है क्योंकि यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है और ये असर्टिव प्रेजेंस है। और जोग्राफिकली इंडियन ओशन में कौन सी कंट्री है जो चाइना को चैलेंज कर सकती है, काउंटर कर सकती है, इंडिया ही काउंटर कर सकती है। इसलिए इंडिया जो है स्वीट स्पॉट पर है। चाइना से भी फ्लर्ट कर सकता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स से भी फ्लर्ट कर सकता है, दोनों से जो है बेनिफिट ले सकता है अपनी इस स्ट्रेटजिक लोकेशन के कारण। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स बदल रही है इसके कारण पीयर अकोमोडेशन भी हो रहा है इंडिया का, इसलिए यहाँ पर क्वाड बनाया जा रहा है, उसमें इंडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जो भी डिसीज़न हो रहे हैं इंडियन ओशन से रिलेटेड उसमें इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा से बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल राइज है उसका एक रीज़न ये भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स बदली है और बहुत ज़्यादा केओस चल रहा है। अब बात करते हैं रीजनल डिक्लाइन की। रीजनल डिक्लाइन एक्चुअल में हो क्यों रहा है। पहला रीज़न है डिमिनिशिंग रिलेटिव पावर विथ रिस्पेक्ट टू चाइना। इंडिया की ग्लोबल पावर तो बढ़ रही है लेकिन इंडिया की जो पावर है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी चाइना की पावर बढ़ रही है। चाइना का राइज बहुत तेज़ी से हो रहा है तो चाइना के कंपैरिजन में इंडिया की पावर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। इंडिया की जो जीडीपी है 6 और 7% है पिछले 2 दशकों में, लेकिन चाइना जब ग्रो कर रहा था तो उनकी जीडीपी डबल डिजिट में थी। तो इंडिया ज़रूर जो है चाइना को पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी
रिलेटिवली काफ़ी पीछे है चाइना से। तो इंडिया की जो रिलेटिव पावर है चाइना के कंपैरिजन में वो काफ़ी कम हुई है, और जिसके कारण जो साउथ एशिया है उसमें इंडिया का जो प्राइमेसी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आ रही है। अगेन एक और पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया के जो ग्लोबल राइज के फैक्टर हैं वो सिमिलर फैक्टर्स इंडिया के रीजनल डिक्लाइन होने के कारण भी हैं, कारक भी हैं। इसका मतलब जो जिस रीज़न से इंडिया ग्लोबली राइज हो रहा है, ग्लोबली इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उन्हीं रीज़न के कारण इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब ये कैसे हो सकता है, इसे समझना है, ये भी एक पैराडॉक्स है। इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट रीजन है, साउथ एशियन रीजन, इसे तो आप जानते हैं, सार्क कंट्रीज़ आती हैं इनमें, ठीक। आपकी पाकिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, म्यांमार हो गया, और भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ये कंट्रीज़ जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो इस रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हुआ है। इंडिया का इन्फ्लुएंस कम क्यों है? क्योंकि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट की पहले प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, एक बहुत बड़ी पावर की यहाँ पर पहले से प्रेजेंस थी, और ये प्रेजेंस जो है धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। स्पेशली अगर आप ट्रम्प का टेन्योर देखेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प का, तो उसमें अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी, और उन्होंने बहुत जगह से अपने आप को पीछे खींच लिया। बहुत सारे रीजन, स्पेशली एशिया रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस बहुत कम हो गई। अब यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम को किसने फिल किया? चाइना ने फिल किया। चाइना जो है उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, और इस वैक्यूम को जो यूएस ने क्रिएट किया था उसे चाइना ने फिल किया, जो कि इंडिया के डिसएडवांटेज में गया अगर रीजनल लेवल पर बात की जाए। लेकिन ग्लोबल लेवल पर इंडिया का राइज बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? अब जब चाइना ने इस वैक्यूम को फिल किया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के अगेंस्ट में एक पावर को सपोर्ट करना था, उसको काउंटर करना था चाइना को, तो उसने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू किया। अब इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, स्पेशली डिफेंस रिलेशन इंडिया के बहुत अच्छे हो गए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ये जो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं ये किसके क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चाइना राइज हो रहा है। अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ तो अच्छे रिलेशन रखना भी नहीं चाहता था। 1991 के पहले इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से आज भी थोड़ा सा अप्रीहेंशन है, और पहले तो बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशन था, बहुत ज़्यादा डरते थे कि ये कभी भी पीठ पीछे जो है हमें धोखा दे सकते हैं। तो एज ए टेस्टेड फ्रेंड इंडिया कभी नहीं रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। लेकिन चूंकि जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, चाइना का राइज हो रहा है, इसलिए इंडिया के रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स से बेहतर होते जा रहे हैं, और इसलिए इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को एज अ पावर एक्सेप्ट कर लिया, तो बाकी कंट्रीज़ को भी करना पड़ेगा ही, और इसलिए इंडिया का ग्लोबल राइज हो रहा है। लेकिन इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है इंडिया के पास रिसोर्सेज, और इंडिया का ज़्यादा फोकस अब इंडियन ओशन रीजन पर हो गया है, इंडो पैसिफिक रीजन पर हो गया है, और इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ओवरऑल जो रिसोर्सेज साउथ एशियन कंट्रीज़ को जाया करते थे अब वो थिनली जो है स्ट्रेच हो गए हैं। सारी कंट्रीज़ में थोड़ा थोड़ा ही पैसा और रिसोर्सेज इंडिया इन्वेस्ट कर पा रहा है इंडो पैसिफिक में, ज़्यादा समय देने के कारण और ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने के कारण। तो चाइना जो है इसका बेनिफिट उठाता हुआ, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, सारी पुअर कंट्री हैं साउथ एशियन रीजन में, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, और उनके रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया से वो दूर जाते जा रहे हैं, और इसलिए इंडिया का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है, रीजनली डिक्लाइन पावर होती जा रही है, और ग्लोबल राइज हो रहा है। तो आपको समझ में आया, दोनों ही फैक्टर, दोनों के लिए ही सेम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर वो अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को वापस बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय चैलेंजिंग द चाइना, है ना। चाइना को चैलेंज करना होगा, और जो चाइना इंडिया के जो रीजनल स्टेटस है उसको चैलेंज किया, उसे काउंटर करना होगा। अच्छा, यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं इंडिया की, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो नेबर्स हैं वो भी तो स्वीट स्पॉट पे हैं। एक तरफ इंडिया और दूसरे तरफ क्या है? चाइना। जैसे इंडिया स्वीट स्पॉट पे था यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में, वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में ये कंट्री स्वीट स्पॉट पर है। अब ये इंडिया के पास भी जा सकती है, चाइना के पास भी जा सकती है, तो ये अब दोनों से फ्लर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें दोनों से प्रॉफिट हो सकता है।
तो जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से डील कर रहे हैं इंडिया और चाइना से, उनकी स्ट्रेटजी क्या है? पहली स्ट्रेटजी है बैलेंसिंग, दोनों को साथ में लेके चलो। जैसे कि आजकल श्रीलंका में हमें देखने को मिल रहा है, श्रीलंका एज अ नेशन बैलेंस करते हुए चल रहा है, इंडिया को भी और चाइना को। इंडिया की जो सेंसिटिविटी है उसका भी ध्यान रख रहा है और चाइना की सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग करने के लिए बढ़िया है, अगर आप जो है इंडिया के पास गए और बोले कि हमें इतना पैसा चाहिए, अगर आप दे रहे हो तो ठीक, नहीं दे रहे हो तो चाइना दे देगा। हमें पोर्ट बनाना है, पोर्ट आप डेवलप कर रहे हो तो ठीक, नहीं तो हम चाइना को पोर्ट दे देंगे। श्रीलंका में ये चीज़ें देखने को मिली है। तीसरा हेजिंग रिस्क, है ना, अगर एक जो है डरा रहा है तो आप दूसरे के पास चले जाओ। हम बोल दो कि अगर आप हमें चिल्लाओगे, डांटोगे या डराओगे तो हम किसके पास चले जाएंगे? चाइना के पास चले जाएंगे। जैसे कि मालदीव्स वाले केस में हुआ, इंडिया ने बुली किया लक्षद्वीप वाले केस में और फिर सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इससे नुकसान किसका हुआ? इंडिया का ही नुकसान हुआ है। अब मालदीव जो है, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी लोकेशन पर है, वो किसके साथ फ्लर्ट कर रहा है? चाइना के साथ, और चाइना के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ चुका है। अब बाकी कंट्रीज़ की बात करेंगे, नेपाल का जो 2015 में ब्लॉकेट हुआ था जिसमें इंडिया ने बुली किया था, ब्लॉकेट के कारण पूरे ट्रक रोक दिए गए थे, सारे फूड सप्लाई रोक दिए गए थे, जो भी रीजंस थे उसके। तो उसके बाद से नेपाल भी चाइना के साथ रिलेशन अच्छे कर रहे हैं। म्यांमार में कूप है और कूप में जो मिलिट्री है को चाइना सपोर्ट करता है। बांग्लादेश में इश्यूज अलग चल रहे हैं। इस तरीके से अगर आप जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। उसका एक रीज़न है इंडिया की जो आउटरीच है वो भी इनसफिशिएंट है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो है चेंज इन जियो पॉलिटिक्स। जो जियो पॉलिटिक्स बदल रही है उसके कारण इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा है। अब हमको सॉल्यूशन की बात करनी पड़ेगी, किस तरीके से अपना रीजनल इन्फ्लुएंस इंडिया दोबारा से बढ़ा सकता है। तो पहला तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो रियलिटी है कि इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही है। पिछले 1 और 1.5 दशकों में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, जो रियलिटी बदली है, पहले उसको एक्सेप्ट करिए। जब तक आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक के आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। दूसरा क्या है, इंडिया को जो है चाइना की जो स्ट्रेंथ है उसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग पावर है और इतनी बड़ी पावर इंडिया भी बना नहीं है। तो आप इतना लोन तो नहीं दे सकते, इतना पैसा तो नहीं खर्चा कर सकते, लेकिन आपकी जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ रही है उसे यूज़ कर सकते हैं। इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है साउथ एशिया रीजन को। आपकी हिस्ट्री देख लें, दोनों साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की हिस्ट्री बहुत अच्छी, कल्चरल टाइज़ बहुत अच्छे हैं, रिलीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि बुद्धिस्ट हेरिटेज को वापस रिक्लेम कर सकते हैं। तो इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर जो है क्या कर सकता है, सारी कंट्री से एंगेज कर सकता है, ट्रेडिशनली एंगेजमेंट बढ़ा सकता है, ताकि जो वापस इन पावर पे इन्फ्लुएंस है उसे मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट इंडिया क्या कर सकता है, एंश्योर एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया जो है जितनी भी इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ हैं, उनका एंगेजमेंट बढ़ा सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। जो भी प्लेटफॉर्म्स इंडिया, जो भी इंडिया ब्लॉक्स बनाया हुआ है, उन ब्लॉक्स में इन कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि श्रीलंका हो गए, मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गए, ये सारे इंडियन ओशन रीजन की कंट्री है। इनके साथ जो है मिनी लेटरल्स बनाया जा सकता है ताकि इनके साथ और एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इनवाइट कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये सारी कंट्री की प्रेजेंस ऑलरेडी बढ़ रही है और इन कंट्री के साथ मिलकर के प्लस जितनी भी आपकी जो इंडियन ओशन में कंट्रीज़ हैं, उन कंट्री के साथ मिलकर के एक छोटा छोटा ब्लॉक या फिर ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है और एंगेजमेंट किया जा सकता है। इन कंट्रीज़ के साथ अगर हम यहाँ पर एंगेजमेंट करेंगे तो इन्हें फील होगा कि ये भी बड़ी पावर है और इम्पॉर्टेंट पावर है, इनकी भी ग्लोबल सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। अगर हम इन्हें थोड़ा अच्छा फील कराएंगे, इनके ईगो बूस्ट कराते हैं, तो फिर हो सकता है कि इंडिया के रिलेशन क्या हो, इनसे और बेहतर हो सके और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा और क्या कर सकता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रैक टू डिप्लोमेसी का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि क्या कर सकता है इंडिया, एनकरेज कर सकता है इनफॉर्मल एंड
ऑफिशियल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इन द रीजन। जहाँ पर इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वहाँ पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स बना करके जो कन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो म्यांमार की बात कर सकते हैं, जहाँ पर कूप हो गया है, इंडिया डायरेक्टली इसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा है और इसलिए इंडिया जो है क्या कर सकता है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान वाले केस में भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की जा रही है। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल अगर बात करें तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जैसे कि आपके क्रिकेट मैचेस हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आप कराते हैं तो आपके रिलेशन धीरे धीरे बेहतर होने लगते हैं। तो इस तरीके की इनफॉर्मल प्रोसेस, इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट भी इंडिया का जो रीजनल लेवल पर इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा सकता है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर है, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, व्हाट इज ETA एक्वाराइड मीटियोर शावर सेट टू लाइट अप द नाइट स्काई दिस वीकेंड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 ज्योग्राफी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मीटियोर शावर के बारे में बात करेंगे, कॉमेट एज अ बॉडी, मीटियोर एज अ बॉडी एंड मीटियोराइट, ये सारे जो कंसेप्ट हैं इस पे फोकस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। द ETA एक्वाराइड मीटियोर शावर विच हैज़ बीन एक्टिव सिंस April 15 विल पीक ऑन May 5 एंड May 6। अगर आप एक्वाराइड मीटियोर शावर देखना चाहते हैं तो 5 और 6 मई को सदर्न हेमिस्फीयर पहुंच जाइए, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया पहुंच जाइए, स्काई में देखिए तो आपको ये एक्वाराइड मीटियोर शावर दिख जाएगा। किस तरीके से दिखता है यार, ये देखो, ये आपका छोटे छोटे टूटते हुए तारे दिखाई देंगे और कई सारे ऐसे टूटते हुए तारे दिखाई देंगे जो आपने बॉलीवुड में देखा होगा। हीरोइन जैसे ही तारा टूटता है आंखें बंद कर लेती है और विश मांगती है और कहती है कि जब भी टूटता हुआ तारा दिखाई दे एक विश मांग लेनी चाहिए। वो टूटता हुआ तारा और कुछ नहीं है, मीटियोर शावर है। वो एक रॉकी बॉडी है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है और बर्न होती है, और जब वो बर्न होती है, ये स्पेस डेब्रिस जब बर्न होते हैं तो इसमें से लाइट निकलती है। वो लाइट हमें दिखाई देती है और उसको हम टूटता हुआ तारा मान लेते हैं। तो जो आपका टूटता हुआ तारा है वो कुछ और नहीं, मीटियोर शावर्स हैं। आपको एक तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, जब ऐसे कई सारे तारे एक साथ टूटते दिखाई दे स्काई में तो उसको हम मीटियोर शावर कहते हैं। होपफुली ये पिक्चराइजेशन आप कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको कई सारे टूटते हुए तारे दिखाई देंगे और अगर इन तारों को देखना है तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की टिकट कटाइए और जा करके सदर्न हेमिस्फीयर में स्काई में देखिए, ये सारे टूटते हुए तारे एक साथ दिखेंगे और फिर जो भी विशेष मांगना है मांग के पूरा कर सकते हैं। अब कॉमेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो मीटियर शावर है वो कहाँ से रहे हैं, कॉमेट से ही आ रहे हैं। जो कॉमेट्स हैं वो फ्रोज़न लेफ्ट ओवर्स है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, उस वक्त जो लेफ्ट ओवर्स बच गए थे, जो फ्रोज़न बॉडीज़ बच गई थी, जो आइसी बॉडी रह गई थी, उसी को हम कॉमेट बोलते हैं। तो जो कॉमेट हैं वो कंपोज्ड ऑफ होते हैं डस्ट, रॉक और आइसी पार्टिकल से। जो डस्ट आइसी पार्टिकल हैं इससे बने होते हैं आपके कॉमेट। अब आपको एस्टेरॉयड भी कई बार पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। तो कॉमेट और एस्टेरॉयड में फ़र्क क्या है, ये भी रॉक की बॉडी है, ये भी रॉक की बॉडी है, लेकिन जो आपके कॉमेट होते हैं उसमें आइस पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आइसी रॉकी बॉडी से, जहाँ पर आइसी वर्ड दिखाई दिया वहाँ ऑप्शन कॉमेट होना चाहिए। ये अंतर को याद रखेंगे तो आपको जो है आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ये कॉमेट्स जो हैं किसके अराउंड जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सन हो गया। और इसके अराउंड जितने भी कॉमेट होंगे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और कई बार ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 100 साल, कई बार 1000 साल भी लग सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमेट हो गया। अभी करेंटली नोन जो कॉमेट का नंबर है वो कितना है, 3910। लेकिन अगर हम थ्योरी की बात करें तो मिलियन और बिलियंस ऑफ कॉमेट को थ्योराइज्ड किया गया है, स्पेशली क्यूपर बेल्ट में और
डिस्टेंट ऊर्ट क्लाउड में। तो क्यूपर बेल्ट के बारे में तो जानते हो, नेपच्यून के बियॉन्ड जितने भी आपकी बॉडीज़ आती है उसे क्यूपर बेल्ट बॉडीज़ कहा जाता है। इसका मतलब नेपच्यून जो आपका प्लानट है उसके बियॉन्ड का जो रीजन है उसे क्यूपर बेल्ट रीजन कहा जाता है। और ऊर्ट क्लाउड रीजन क्या होता है ये भी पता होगा, नहीं पता तो सुन लेते हैं। ऊर्ट क्लाउड रीजन ये होता है जब आपका जो सोलर सिस्टम है, जो आपका कंप्लीट सोलर सिस्टम है वो ख़त्म होता है और उसके बाहर का जो रीजन कहलाता है उसे हम ऊर्ट क्लाउड रीजन कहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो बॉडीज़ होती है क्यूपर बेल्ट में और ऊर्ट क्लाउड रीजन में, ये बॉडीज़ कई बार सोलर सिस्टम में एंटर कर जाती है और जब ये एंटर करती है तब हम इसे कॉमेट, एस्टेरॉइड ये सारे नाम देते हैं उसके कंपोजिशन के हिसाब से। चीज़ें क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमेट हो जाएगा। अब कॉमेट के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। जो कॉमेट होते हैं उनका अलग अलग साइज़ होता है। कई बार ये साइज़ जो है 10 किलोमीटर वाइड तक हो सकता है। जब वो सन के पास आते हैं तो हीट अप होते हैं और जो उनकी डस्ट होती है वो टेल बना लेती है। तो ये जैसे आपका कॉमेट हो गया। जब ये पेरिलियन एरिया में आता है तो यहाँ पर जो है सन रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और इसी एरिया में ये विजिबल होता है। एपिलियन में रहता है तब सन रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है और बीच में आपका अर्थ भी रहता है। तो हमें कॉमेट हमेशा पेरिलियन एरिया में ही दिखाई देते हैं, जब वो पेरिलियन एरियाज़ के आसपास होते हैं, जब सन रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अर्थ से हमें जब वो एपिलियन एरिया में होते हैं तो कॉमेट हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो कॉमेट होते हैं उसका जो एटमॉस्फेयर होता है उसका नाम हमने यहाँ लिखा है कोमा। जो उसका एटमॉस्फेयर होगा, आसपास का जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सारे उसका एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और ये एटमॉस्फेयर कब बनता है, जब वो सन के पास आता है तब ये कोमा एटमॉस्फेयर कॉमेट को सराउंड करता है। और जब सन के पास आता है तो बेसिकली थोड़ा सा बर्निंग होती है और एक टेल बनती है। ये टेल हमेशा सन से अवे पॉइंट पर बनेगी। ठीक, तो जब भी कॉमेट यहाँ पर है आपका इस रीजन में तो सन यहाँ पर है, सन से अवे में आपकी टेल बनती है और यही टेल आपको दिखाई भी देती है। ठीक, ये जो टेल होती है ये मिलियन ऑफ माइल्स तक स्ट्रेच होती है। इतनी छोटी टेल नहीं होती है कि बस आपको लगे कि हाँ कि ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। मिलियन ऑफ माइल्स तक की लंबी टेल होती है जो हमें दिखाई देती है। अब मीटियोर शॉवर एग्जैक्टली कैसे रिलेटेड होते हैं कॉमेट से, इसे समझते हैं। Meteors are simply grain of dust or rock that burn up as they enter the earth atmosphere. This burning also create brief tail. क्या होता है, जो कॉमेट होते हैं ठीक, वो जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो बर्न होना शुरू हो जाते हैं और इस बर्निंग से भी टेल बनती है। जब वो बर्न होना शुरू होते हैं और कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं तब उसे हम मीटियोर कहते हैं। और जब ये बर्न कंप्लीटली नहीं होते और अर्थ में टकरा जाते हैं, अर्थ में बेसिकली अर्थ सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं और इसको उस वक्त मीटियोराइट कहा जाता है। मीटियोर कब कहेंगे, जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे अर्थ एटमॉस्फेयर में और जब वो कंप्लीटली बर्न ना होते हुए अर्थ सरफेस को छुएंगे, ग्राउंड को हिट करेंगे, तब जो है उसे मीटियोराइट कहा जाता है। ये मीटियोर और मीटियोराइट का डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। तो मीटियोर जो है शावर क्या होते हैं, जब ऐसे बहुत सारे आपके मीटियोर डस्ट पार्टिकल्स, आपके जो कॉमेट के डस्ट पार्टिकल बच जाते हैं, कॉमेट जब पास होता है उसके डस्ट पार्टिकल बचेंगे और अर्थ इसी ऑर्बिट एरिया में है ना, जहाँ पर कॉमेट का ऑर्बिट था, जब इस एरिया से गुजरता है तो डस्ट पार्टिकल इनके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और ये डस्ट पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर में आएंगे तो बर्न होंगे तो हमें वो शावर की तरह दिखाई देंगे। एक साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आते हैं तो आपको खूब सारे टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये बेसिकली सारे के सारे क्या हैं, कॉमेट के डस्ट पार्टिकल जो लेफ्ट ओवर है कॉमेट का वो होते हैं और वो बर्न होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो हमें बहुत अच्छी लाइट दिखाई देती है स्काई में। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। अब ETA एक्यूरेट मीटियोर शावर के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अर्थ पासेस थ्रू द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द फेमस हेली कॉमेट विच टेक्स अबाउट 76 ईयर टू ऑर्बिट द सन वंस। ये आपका हेली कॉमेट है, अपने इलिप्टिकल ऑर्बिटल में मस्त आराम से रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ जो है
इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के पास में पहुंच जाता है या फिर इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को पास करता है। जब ये इसको पास करेगा तो जो कॉमेट है इसके जो लेफ्ट ओवर डस्ट पार्टिकल हैं वो एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के से टकराएंगे, इंटरेक्ट करेंगे और फिर ये बर्न होंगे और इसी समय मीटियोर शावर होता है जिसका नाम यहाँ पर ETA एक्वेरिड मीटियोर शावर कहा गया है। जो हेली कॉमेट है उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन का 76 ईयर्स लगते हैं। वैसे तो हमने हेली कॉमेट को जो है ऑब्जर्व अराउंड 240 BC ही कर लिया था, लेकिन ये रियलाइजेशन कि ये पीरियोडिकली इसका अपीयरेंस 76 ईयर में होता है ये हमें 1705 में पता चला। किसने किया? एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली ने ये सारी चीज़ों की स्टडीज़ की थी। लास्ट कब दिखाई दिया था? 1986 में हेली कॉमेट दिखाई दिया था। और अब जो है हमारे इनर सोलर सिस्टम में कब एंटर होगा? वो 2061 में एंटर होगा। जैसे कि ETA एक्वेरिड है उसी तरीके से ओरियोनिड मीटियोर शावर भी है जो कि हेली कॉमेट के कारण ही कॉज्ड होता है और हर अक्टूबर को दिखाई देता है। अब जो ETA एक्वेरिड मीटियोर शावर है वो इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि ये मीटियोर शावर अपनी रैपिड स्पीड के लिए नोन है। ये जो है बहुत तेज़ी से और बहुत लंबे समय तक दिखाई देते हैं। इनकी टेल भी बहुत लंबी होती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सदर्न हेमिस्फीयर जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अपने पीक आवर्स में 5 मई और 6 मई को अगर आप जाते हैं तो लगभग हर घंटे आप 30 to 40 ETA एक्वेराइड मीटियोर्स देख सकते हैं ड्यूरिंग देयर पीक आवर्स। ये इतना ज़्यादा जो है आपका पीक आवर्स में दिखाई दे सकता है। अदरवाइज़ अगर पीक नहीं है तो 10 से 15 के अराउंड हर आवर में आप इस तरीके के टूटते हुए तारे देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया टूटता हुआ तारा। अगले बार देखें तो आप चाहें तो प्रे करें, ना करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक डस्ट और आइसी बॉडी है। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।